हेलो। राधे राधे सभी को। मैं एडी सर स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो जो आज की जो क्लास है वो हमारी 11th क्लास की है और चैप्टर है हमारा फर्स्ट। चैप्टर का नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले अपन जीव यानी सजीव की बात करते हैं कि सजीव क्या होते हैं। सजीव की बात करते हैं। सजीव या इसको क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। तो सजीव कहते किसे हैं, तो कहने के लिए क्या है, एक सजीव विशिष्ट लक्षण है। सजीव के क्या है, विशिष्ट लक्षण है। कि जो पहला लक्षण है वो क्या है हमारा, कि कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। तो सजीव का जो पहला लक्षण है वो क्या है, कोशिका संरचना। अब कोशिका जो संरचना है वो, इसके अंतर्गत हम कोशिका की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं अपन, ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं अपन, अंग कहते हैं। अंगों के समूह को क्या कहते हैं भैया, तंत्र कहते हैं। और तंत्र से क्या बनता है, पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो पहला सजीव का लक्षण क्या है कि कोश का संरचना है। दूसरा है हमारा कि वृद्धि। वृद्धि जिसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ बोलते हैं। तो वृद्धि में क्या है कि पहले अपन छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, ये वृद्धि हो गई। तो और किसके माध्यम से होती है इसमें, यानी विभाजन होता है। वो कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। विभाजन अब कैसे होता है, जैसे मान लो कि हमारे शरीर में अगर कट लग जाता है तो उसे भरने में मदद कौन करता है, हमारी सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन में कौन सा, हमारा समसूत्री विभाजन करता है। सजीव का अगला लक्षण क्या है कि जनन है। क्या है भैया, जनन है। तो जनन क्या है यहाँ पे, तो आपने कभी सुना होगा या किसी फ्रेंड ने किसी बोला होगा कि तू गधा है क्या। तो वो कैसे गधा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य से क्या होता है भैया, मनुष्य उत्पन्न होता है। जानवर से जानवर उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधों से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। अगला क्या है हमारा सजीव का लक्षण कि उपापचय। उपापचय अभिक्रिया। अभिक्रिया तो उपापचय क्रिया अभिक्रिया का मतलब क्या है कि टूटना। यानी कोई चीज का क्या करना, कि टूटना, और टूट के नई चीज का निर्माण करना। तो ये सी को क्या कहते हैं अपन, उपापचय क्रिया कहते हैं। कि शरीर में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, यानी रिएक्शन होती हैं, यानी शरीर में बहुत सारी चीजें टूटती हैं, धीरे धीरे वो उनका जुड़ती हैं। तो जो अगला है, जो हमारा विशिष्ट लक्षण है वो क्या है हमारा, चेतना। चेतना क्या है कि यानी कोई आपको थप्पड़ मारता है तो ये क्या है, चेतना है। अगर गर्मी लग रही है तो अपन क्या करेंगे, रिमोट उठा के एसी चालू कर देते हैं। तो ये क्या है, चेतना है। ठंड लग रही है तो इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगर हमको भूख लग रही है, क्या है, चेतना है। अगर प्यास लग रही है, क्या है, सब चेतना है। तो सजीव यानी लिविंग होते हैं, उसके कुछ लक्षण हैं। कि पहला लक्षण क्या है, कोशिका संरचना है। कोशिका संरचना में अपन पढ़ते हैं तो उसमें कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। अंगों के समूह को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। और तंत्र से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। ऐसे ही दूसरा लक्षण क्या है हमारा, वृद्धि यानी ग्रोथ। यानी इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो अगला क्या है हमारा, जनन। अगला क्या है, जनन। कि मनुष्य से ही क्या होगा, मनुष्य से उत्पन्न होगा। यानी जानवर से क्या होगा, जानवर उत्पन्न होगा। यानी उपापचय क्रिया क्या होती है, यानी किसी चीज का टूटना। टूटना। टूटना और दूसरा क्या है, जोड़ना। ये दो क्रियाएं होती हैं इसमें, टूटना या जोड़ना। अगला क्या है, चेतना। यानी चेतना का मतलब क्या है, यानी किसी ने क्या मारा, हमको थप्पड़ मारा। क्या मारा, थप्पड़ मारा। तो ये क्या है, चेतना है। अगर हमको क्या है कि गर्मी लग रही है तो क्या चलाएंगे, एसी चलाएंगे। क्या चलाएंगे, एसी चलाएंगे। अगला क्या है कि अगर हमको प्यास लग रही है तो अपन क्या करेंगे, प्यास यानी पानी पी लेंगे। अगर अपन को भूख लग रही है तो अपन क्या कर लेंगे, खाना खा लेंगे। ये सब क्या है, हमारी चेतना के द्वारा हम चीजों को पता चलता है। अब जगत पढ़ रहे हैं तो अगला पॉइंट क्या है कि प्रकृति में। अगला पॉइंट क्या है भैया, कि प्रकृति में पादप पादप जंतु पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीव एवं सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव की अनेक किस्म किस्म या प्रकार के पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर एक तो पादप है, दूसरा क्या है, जंतु है, तीसरा क्या है हमारा, सूक्ष्म जीव की अनेकों किस्म यानी बहुत सारी किस्म यानी प्रकार में पाए जाते हैं।
तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही जैव जैव विविधता विविधता या बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर बात करते हैं कि इनकी कुल संख्या कितनी है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन है। तो कह सकते हैं जैसे जंतु है, जंतु क्या है यहाँ पर, एनिमल है। अगर एनिमलों की संख्या क्या है हमारी, 1.2 से लेकर 1.3 मिलियन है। अगर है बात पादप की, तो पादप को क्या बोलते हैं अपन, प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स की संख्या कितनी होती है, 0.5 मिलियन। और बाकी की क्या है हमारी, सूक्ष्मजीव की किस्में हैं। तो यहां तक क्लियर, यानी दूसरा पॉइंट क्लियर कि पृथ्वी में पादप जंतु एवं सूक्ष्मजीव की अनेकों क्या पाई जाती हैं, किस्में पाई जाती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि इनकी कुल संख्या कितनी है, 1.7 से लेकर 1 मिलियन है। अगर कुछ आंकड़ा देखते हैं लगभग की जंतुओं की कितनी है हमारी, 1.2 से लेकर 1.3 मिलियन है। अगर पादप की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो कितनी है, 0.5 मिलियन है। अगर बात करते हैं अगला पॉइंट तीसरा कि वर्गीकरण क्या है भैया, वर्गीकरण वर्गीकरण क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि प्रकृति में पादप जंतु व सूक्ष्मजीव की अनेकों प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, अतः इनका वर्गीकरण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। वर्गीकरण करना क्या होता है भैया, आवश्यक होता है। करना क्या होता है, आवश्यक होता है। वर्गीकरण के क्या है, इसमें कुछ फायदे हैं, फायदे यानी बेनिफिट्स हैं। कि पहला क्या है कि ढूंढने में कम समय लगता है, कम समय लगता है। दूसरा क्या है कि पैसे की बचत। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि शुद्धता। अब जैसे मान लो कि वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मान लो आम है, उसमें बहुत सारी क्या है, वैरायटी है, यानी किस्म है, उनको ढूंढने में अपन को समय लगेगा। इसलिए समय को कम करने के लिए क्या किया है, इसका वर्गीकरण करना आवश्यक है। अब जैसे ही ज्यादा समय लगेगा, पैसे की बचत, जब पैसा ज्यादा लगेगा तो इसको अपन क्या कर सकते हैं कि शुद्ध बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं। अब बात करते हैं आगे कि इनको रखने के लिए एक जो वर्गीकरण किया है, इनको रखने के लिए कुछ नियम है, या इनको एक कह सकते हैं कि इसको अपन एक शाखा में रखते हैं वर्गीकरण को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यानी वर्ग की, क्या बोलते हैं उसको, वर्ग की, या जिसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे भैया, वर्ग की या टैक्सोनॉमी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि टैक्सोनॉमी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग, वो कौन से वैज्ञानिक हैं, E.P.D. कंडोले हैं। और कब किया था, 1831 में। कब किया था भैया, 1831। यानी वर्ग की है, यानी टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कंडोले ने किया था। और कब किया था, 1831 में किया था। कब किया था, 1831 में। और हमको इनको कैसे पता चलता है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो अपन को कैसे पता चला कि इन्होंने बुक लिखी थी कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। आगे बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी को ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन सी भाषा, यानी ग्रीक भाषा। तो वो कौन कौन शब्द हैं हमारे दो, कि पहला है टैक्सस और दूसरा है हमारा नॉर्मस। इसका अगर हिंदी में देखते हैं क्या होता है कि इसका होता है हमारा व्यवस्था। इसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्था। और इसका क्या है, नियम। तो कह सकते हैं अर्थात व्यवस्थित करने वाले नियम, व्यवस्थित करने वाले नियम। अगर मान लो कि इस टैक्सोनॉमी में अगर हम नियम नहीं लगाते तो अपन कैसे भी रख सकते थे, तो पहले भी अपन कैसे भी पढ़ लेते थे। तो इसको लाने का केवल एक ही उद्देश्य है
कि सही ढंग से नियमों से उसकी पालना करें और अपन को कम समय लगे और पैसे की बचत कम हो। और कोई अगर जैसे परिवर्तन करना है किसी वैरायटी में तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां तक अपन क्लियर हो गई। तो आगे बात करते हैं अपन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम कि एक तो करते हैं जीवित और विलुप्त विलुप्त जीवों का वर्गीकरण अगर बात क्वेश्चन आ जाता है कि भाई टैक्सोनॉमी में हम किसका अध्ययन करते हैं, इन किन चीजों को रखते हैं, एक तो जीवित और दूसरा क्या है, विलुप्त जीवों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं कि आगे अगला पॉइंट क्या है कि टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वो क्या है बने कैरोलस लीनियस। कौन है भैया कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, यानी पिता कौन है हमारे यानी पिता कौन है टैक्सोनॉमी के, तो कैरोलस लीनियस है। अगला पॉइंट की बात करें कि वर्गीकरण के पद क्या है भैया, वर्गीकरण के पद कह सकते हैं कि स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इसके निम्न 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं भैया, 4 पद होते हैं। तो जो पहला पद है वो कौन सा है हमारा, पहला पद है हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि चीजों को क्या करना, पहले पहचानना। पहले क्या करेंगे, जंतुओं को जीवों को पहचानेंगे। दूसरा क्या है इसका, दूसरा जो स्टेप है, नियम है, पद है, वो क्या है हमारा, नेम ऑन कल्चर। क्या है, नेम ऑन कल्चर, या जिसको कह सकते हैं अपन नेमिंग सिस्टम, या इसको कह सकते हैं नाम तंत्र। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन, और अपना है चौथा है हमारा एफिनिटीज, या जिसको कहते हैं अपन समानताएं। क्या कहते हैं उसे, समानताएं कहते हैं। अब वर्गीकरण के पद देख लिए कि किन पदों से क्या है, यानी 4 पदों से किया है। कि कितने पद हैं वर्गीकरण के, यानी स्टेप कहते हैं 4 हैं। कि पहला क्या है कि चीजों को पहचानना, फिर उसका नामकरण करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसमें क्या समानता है उसका क्या करना, समानता के आधार पर वर्गीकरण करना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भैया जो आइडेंटिफिकेशन होता है यानी पहचानना होता है, वो किसके आधार पर पहचानते हैं हमारे, यानी जो पहला पॉइंट है वो किसके आधार पर पहचानेंगे, यानी जो पहला है यानी आइडेंटिफिकेशन है तो वो किसके आधार पर पहचानेंगे, उसका आनेंगे यानी विशिष्ट लक्षणों के आधार पर। तो पहला पॉइंट क्लियर आ गया। यानी अगर कोई चीज को टैक्सोनॉमी में रखने से पहले 4 चीजों का फॉलो करना है, 4 पदों का नियम ध्यान में रखना है। कि पहला क्या है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है नोमेनकल्चर, तीसरा क्या है क्लासिफिकेशन, और चौथा क्या है हमारा एफिनिटीज, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, समानताएं कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता है तो ये किसके आधार पर करते हैं, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर। दूसरा है हमारा नेम एंड कल्चर। तो इसमें क्या है कि सजीवों का वैज्ञानिक पद्धति से नाम देना, ये क्या कहलाता है, यानी सजीवों का किसके नाम, यानी किस जो सजीव हैं वो सजीवों का वैज्ञानिक पद्धति से नाम देना ही क्या कहलाता है हमारा, वैज्ञानिक पद्धति से नाम देना ही क्या कहलाता है हमारा, नोमेनकल्चर या नामकरण कहलाता है। जैसे मान लो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि जैसे जीवों के घरेलू नाम, यानी कोई जीव है, यानी कोई क्या है, कोई जीव है, तो उसके घरेलू नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, अलग अलग
स्थानों पर क्या है, अलग अलग होता है, जिससे अध्ययन करने में क्या है, एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। क्या होती है भैया, कि उसको अध्ययन करने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इसलिए पूरे विश्व में एक ही नाम रखने के लिए किसका उपयोग किया गया, यानी नामकरण पद्धति का उपयोग किया गया है। जैसे 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 गुड़हल है, तो इसको संस्कृत में अपन क्या बोलते हैं, जपा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको जपा कहते हैं। लेकिन जपा किस लैंग्वेज का है, संस्कृत का है। अगर इसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चाइना रोज। क्या बोलते हैं उसको, चाइना रोज। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम, तो वो क्या है हमारा, हिबिस्कस हिबिस्कस रोजा साइनेसिस साइनेसिस है। तो ये कौन सा नाम है, ये वैज्ञानिक वैज्ञानिक है। क्या है, वैज्ञानिक है। तो यहां तक क्लियर हो गई। यानी अपन को पता चल गया कि जो नामकरण है वो पद्धति क्यों लागू की गई थी, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति से नाम देना ही नामकरण कहलाता है। क्योंकि जीव क्या है, एक जीव, तो जीव के घरेलू नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, जिससे अपन अध्ययन करने में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसलिए पूरे विश्व में एक ही नाम रखने के लिए नामकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो कि भाई गुड़हल है, इसको संस्कृत में अपन क्या बोलते हैं, इसको संस्कृत में जपा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, द्विनाम पद्धति। इस पद्धति में जीवों का बायोलॉजिकल नेम, इस पद्धति में जीवों का बायोलॉजिकल नेम दो पदों में, यानी कितने पदों में, कितने पदों में, दो पदों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है हमारा, द्विनाम पद्धति कहलाता है। अब ये दो पद कौन से हैं, कि पहला पद कौन सा है हमारा, वंश, और दूसरा पद कौन सा है हमारा, जाति। कौन सा है, जाति। कौन सा है, पहला पद कौन सा है, वंश, और दूसरा पद कौन सा है हमारा, जाति। इस पद्धति के जो जनक हैं वो भी कौन है, यानी द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है हमारे, कैरोलस लीनियस। तो द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है हमारे, कैरोलस लीनियस है। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है हमारा, कि इनको किनके द्वारा, यानी इनको जो साइंटिफिक नेम है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक शाखा है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि IUCN। इसका जो नाम मतलब क्या है, कि इंटरनेशनल नेशन यूनियो कोड ऑफ बॉटनिकल नेम एंड कल्चर। यानी जो IUCN है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन IUCN का पूरा नाम क्या है, कि इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ बॉटनिकल नेम एंड कल्चर। दूसरा है हमारा कि IUCZN, तो वो क्या बनेगा, यानी इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ, यानी बॉटनिकल की जगह क्या आएगा हमारा, जूलॉजिकल आ जाएगा। क्या जाएगा, जूलॉजिकल। क्या जाएगा हमारा, जूलॉजिकल नेम कल्चर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि पादपों के वैज्ञानिक नाम, पादपों के वैज्ञानिक नाम IUCN व
वह जंतुओं के वैज्ञानिक नाम IUCZN के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके द्वारा वैज्ञानिक नामकरण के निम्न नियम दिए गए हैं। तो जो वैज्ञानिक नामकरण के जो नियम हैं, तो जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम, यानी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 पदों में दिया जाता है। कितने पदों में भैया? 2 पदों में। कितने पदों में? 2 पदों में दिया जाता है, जिसमें कि पहला पद कौन सा रहेगा? वंश रहेगा। और जो दूसरा पद है, जो द्वितीय पद है, वो कौन सा है हमारा? जाति होती है। तो पहला नियम क्लियर हो गया। यानी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम कितने पदों में? 2 पदों में। 2 पदों में दिया जाता है। जो पहला पद है वो क्या है हमारा? वंश। और दूसरा पद है हमारा क्या है? जाति है। जैसे आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। तो जो मेंजीफेरा है, ये पहला पद है। ये कौन सा पद है? यानी किसका है? ये वंश का है। जो इंडिका है, ये द्वितीय पद है। ये किसका है? हमारा जाति का। तो पहला नियम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। तो 2 नंबर क्या कहता है कि वंश का, ये हमारा वंश है, वंश का जो प्रथम अक्षर है, यानी प्रथम अक्षर, वो कैसे में आएगा? यानी कैपिटल में आएगा। किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। यानी केवल पहला पद, यानी पहला जो अक्षर होगा वो कैसा आएगा? कैपिटल में आएगा। जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, तो मेंजीफेरा का जो प्रथम अक्षर है, तो ये कैसा आएगा? हमारा कैपिटल आएगा। अगर बात करते हैं कि जो तथा जाति यानी इंडिका है, तो इंडिका का जो प्रथम अक्षर है वो कैसा आएगा? हमारा स्मॉल में आएगा। कैसा आएगा? स्मॉल में आएगा। स्मॉल में आएगा। यहां तक दूसरा नियम। यानी जो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि वंश का जो प्रथम अक्षर है, यानी जो वंश है, इसका जो प्रथम अक्षर है वो कैसा आएगा? कैपिटल आएगा। और दूसरा जो जाति है, उसका जो प्रथम अक्षर है वो कैसा आएगा? स्मॉल में लिखा जाएगा। क्लियर? अगला है नियम नंबर 3। तो लिखते समय या मुद्रित करते समय जैविक नाम, यानी अपन कोई नाम लिख रहे हैं, जैविक नाम, अगर अपन कोई कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो उसको अपन किस में लिखेंगे? इटैलिक में, इटैलिक्स, या बोल सकते हैं अपन तिर्यक या तिरछा बोल सकते हैं। यानी अगर लिखते समय या मुद्रित करते समय जैविक नाम इटैलिक या तिर्यक या तिरछा लिखा जाएगा। जबकि अगर हाथ से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? हाथ से लिख रहे हैं, तो उसको अलग अलग क्या करा जाएगा? अंडरलाइन करा जाएगा। अंडरलाइन करा जाएगा। जैसे अपन हाथ से लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? मेंजीफेरा इंडिका। तो अपन कंप्यूटर से लिखते मेंजीफेरा इंडिका। तो जो ये कौन सा है? हमारा प्रथम पद है, और ये कौन सा है? हमारा द्वितीय पद है। तो इनको क्या करा जाएगा? अलग अलग अंडरलाइन करा जाएगा। क्या करा जाएगा? अलग अलग अंडरलाइन करा जाएगा। अगर अपन कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो इसको अपन किसके द्वारा लिखेंगे? इटैलिक्स लिखेंगे या तिर्यक लिखेंगे। तो नियम अपन के 3 क्लियर हो गए। नियम नंबर 4 कि पादपों के पुनर्नाम मान्य नहीं है, लेकिन जंतुओं के पुनर्नाम मान्य है।
यानी जंतुओं यानी पादप के पुनर्नाम मान्य नहीं है, जंतुओं के पुनर्मान्य नाम मान्य है। जैसे जैसे मटर है तो ये पादप में आएगा, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते कि पाइसम और पाइसम, पाइसम पाइसम। तो ये जो लिखना क्या है कि गलत है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, पाइसम सैटाइबम, पाइसम सैटाइबम। तो ये अब इसका नाम क्या है, सही है, यानी पादप है। अगर बात करें कि जंतुओं की, तो जंतुओं के पुनर्नाम मान्य है। जैसे अपन बात करते हैं कि सर्प है, क्या है, सर्प है, तो क्या आएगा, नेजा, क्या आएगा, नेजा और नेजा, नेजा, तो ये मान्य है। अगला देखते हैं कि जरक, जरक, तो जरक का क्या है कि हाइना, क्या है, हाइना, ये भी क्या है, जंतु है, ये मान्य है। अगला देखते हैं हिरण, हिरण या चिंकारा, जिसको बोलते हैं गजेला, 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 तो ये भी क्या है, जंतु है, तो इसका भी नाम क्या है, मान्य है। तो अपन नियम नंबर 14 समझ में आ गया कि पादपों के पुनर्मान नाम मान्य नहीं है, लेकिन जंतुओं के पुनर्नाम मान्य हैं। जैसे मटर है, मटर पाइसम पाइसम नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखेंगे, पाइसम सेटाइबम लिखेंगे। ऐसे अपन जरक है तो नेजा नेजा लिख सकते हैं, हाइना, यानी जो जरक है उसको हाइना हाइना लिख सकते हैं, हिरण है वो गजेला गजेला लिख सकते हैं। अगर बात करें नियम नंबर 5वां, नियम नंबर या नियम नंबर 5वां, तो नियम नंबर 5वां क्या कहता है कि सजीवों के, सजीवों के, सजीवों के जैविक नाम, जैविक नाम कौन सी भाषा में थे भैया, लैटिन भाषा में थे। कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में थे। जो ये जो लैटिन भाषा है वो कौन सी भाषा है, यानी मृत भाषा। मृत भाषा किसे कहेंगे, इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब लैटिन भाषा में ही क्यों क्यों लिखते हैं, क्योंकि लीनियस की जो जीवन भाषा है वो कौन सी है, हमारी लैटिन भाषा है। इसी कारण सजीवों के जो जैविक नाम है वो कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, यानी लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, नियम नंबर कौन सा है, 6, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि जो जैविक नाम है, क्या है हमारा, जैविक नाम है, जैविक नाम के जो पदों में जो पद होते हैं उनमें अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, यानी 6 से लेके 12 अक्षर होने चाहिए। यानी कितने होने चाहिए, यानी 6 से कम नहीं और 12 से ज्यादा नहीं। तो जैविक नाम कितने अक्षरों के होने चाहिए, यानी 6 से लेके 12। तो नियम नंबर 7वां, नियम नंबर 7वां, तो ये तीनों शब्द, तीनों शब्द मतलब ये तीनों, तो ये तीनों शब्द, अब तीनों शब्द कौन से हैं, एक तो अपना वंश, दूसरा है जाति, और तीसरा है हमारा लेखक, लेखक का नाम। मिलकर 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 किसका निर्माण करते हैं, द्विपद बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं, द्विपद बनाते हैं। यानी जो ये तीनों शब्द हैं, यानी वंश है, जाति है और लेखक का नाम है, तो ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, द्विपद का। जो प्रथम पद है वो हमारा क्या है कि वंश है, और जो दूसरा जो पद है वो क्या है कि जाति है, और इसमें क्या किसका नाम ऐड हो जाएगा, लेखक का नाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं नियम नंबर 8वां कि लेखक या खोजकर्ता का नाम, लेखक या लेखक खोजकर्ता का नाम जातीय उपनाम के बाद, जातीय यानी जातीय कौन सा है हमारा, दूसरा पद है, तो दूसरा पद यानी जातीय उपनाम के बाद एक संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा। जैसे आम है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका। ये कौन सा पद है, प्रथम, ये कौन सा है, द्वितीय, तो इसमें कौन सा हमारा
सिंक शब्द में लिखा जाएगा। तो LIN का मतलब क्या है, ये किसका है, यानी लीनियस का है। किसका है ये, यानी लीनियस का है। ठीक है भैया। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9, यानी यदि किसी जातीय शब्द में, यदि किसी जातीय शब्द में दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द हैं, तो इन शब्दों को योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। किसके साथ, यानी किसके चिन्ह के द्वारा, यानी कौन से चिन्ह से जोड़ा जाएगा, यानी योजक चिन्ह से जोड़ा जाएगा। यानी दोबारा सुन लो कि किसी जातीय शब्द में दो या दो अधिक शब्द हैं, तो इन शब्दों को योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे हेबी, स्कस, रोजा, तो ये क्या है, हमारा योजक चिन्ह है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सिनेसिस। क्या है हमारा, सिनेसिस। क्या है भैया हमारा, सिनेसिस। तो हमारा ये जो जाति है ये दो है, तो इसमें अपन ने क्या लगा दिया, एक योजक चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया, एक योजक चिन्ह लगा दिया, हिबिकस, रोजा, सिनेसिस। तो ये अपना क्या है कि एक अपना क्या है कि प्रथम क्या है, ये वंश है, और दूसरा क्या है, जाति है, और ये भी क्या है, हमारा जाति है। तो इसमें अपन क्या लगा देंगे, बीच में योजक चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे नियम हो गए।